जब भी हम इकोनॉमिक्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शेयर बाजार, पैसा, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? क्या हो अगर अर्थशास्त्र का असली मतलब हमारी सुबह की पहली कप कॉफी से लेकर हमारे करियर के सबसे बड़े फैसलों तक में छिपा हो? तो चलिए सीधे इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। क्या इकोनॉमिक्स सच में सिर्फ पैसे, व्यापार और बाजारों के बारे में है? आज हम इसी आम धारणा को तोड़ेंगे और अर्थशास्त्र के असली मतलब को समझने के लिए एक दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि अर्थशास्त्र की कोई एक पक्की परिभाषा है ही नहीं। जी हाँ, समय के साथ ये विचार कई बार बदला है। इसे हम 5 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कभी इसका फोकस धन पर था, फिर कल्याण पर और फिर दुर्लभता पर। ये दिखाता है कि ये विषय कितना जिंदा और बदलता हुआ है। तो तैयार हो जाइए, चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इन महान विचारकों के बीच हुई बहस को सुनते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक आइडिया ने इकोनॉमिक्स को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के साथ। उनकी सबसे मशहूर किताब का टाइटल ही उनकी पूरी सोच को बता देता है। उनका सारा ध्यान बस एक ही सवाल पर था, आखिर कोई देश अमीर बनता कैसे है? स्मिथ और उनके बाद आए लोगों के लिए दुनिया बहुत सीधी सादी थी। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, बस धन का विज्ञान था। मतलब हर चीज धन के इर्द गिर्द घूमती है। देश का धन उसके लोगों के कुल धन से बनता है। इंसान की खुशी पैसे पर निर्भर करती है और हम सब बस अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। लेकिन देखिए, इस सोच की बहुत जल्द आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। ये तो इंसान को एक आर्थिक मानव की तरह देखता है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। और इंसान की दूसरी भावनाएं, उसकी प्रेरणाएं, उनका क्या? और इसी आलोचना के बीच आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, जो एक जबरदस्त आइडिया लेकर आए। उन्होंने पूरे खेल को ही पलट दिया और कहा, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। मार्शल ने इकोनॉमिक्स का फोकस धन से हटाकर सीधे इंसान पर ला दिया। उनकी परिभाषा के मुताबिक अर्थशास्त्र आम आदमी और उसकी भलाई का अध्ययन है। ये इस बात को देखता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। तो अचानक से इकोनॉमिक्स सिर्फ राजाओं और व्यापारियों का विषय नहीं रहा, बल्कि आम इंसान की भलाई का विज्ञान बन गया। लेकिन ये परिभाषा भी परफेक्ट नहीं थी। लियोनेल रॉबिन्स जैसे आलोचकों ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि भाई, ये कल्याण आखिर है क्या? इसे नापेंगे कैसे? ये तो बहुत ही धुंधला सा आइडिया है। और क्या हम सच में इंसानी कामों को साधारण और असाधारण में बांट सकते हैं? इन सभी बहसों और आलोचनाओं ने हमें अर्थशास्त्र की आधुनिक समझ के बिल्कुल केंद्र में पहुंचा दिया। और वो केंद्र है एक अकेली मगर बहुत शक्तिशाली सच्चाई, दुर्लभता की समस्या, यानी स्कैर्सिटी। 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने वो परिभाषा दी जो आज भी इकोनॉमिक्स की नींव मानी जाती है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि इंसान अपनी असीमित इच्छाओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। ये स्लाइड इकोनॉमिक्स के दिल में बसे उस तनाव को दिखाती है। सोचिए, एक तरफ है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं और दूसरी तरफ है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गिने चुने साधन, जैसे समय, पैसा और रिसोर्सेज। और यही संघर्ष, यही तनाव हमें चुनाव करने पर मजबूर करता है। और यहीं पर असली बात सामने आती है। अर्थशास्त्र असल में धन या कल्याण से कहीं ज्यादा चुनाव का विज्ञान है। और जब भी हम कोई चुनाव करते हैं तो हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये उस दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत है जिसे हमने उस चुनाव को करने के लिए जाने दिया। जैसे कोई अगर इस वक्त ये विश्लेषण देख रहा है तो शायद वो कोई फिल्म नहीं देख पा रहा, तो वो फिल्म उसकी अवसर लागत है। तो सवाल ये है कि अर्थशास्त्री इन मुश्किल चुनावों, इस दुर्लभता और अवसर लागत को समझते कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक टेबल से, जिसे कहते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची। इसे किसी भी अर्थव्यवस्था की क्षमताओं का एक खाका समझिए। ये टेबल हमें दिखाती है कि अगर एक देश अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे तो वो 2 अलग अलग चीज़ों की कितनी कितनी मात्रा बना सकता है।
और अब देखिए जादू, जब हम उस टेबल के नंबरों को एक ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें मिलता है उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी। सच कहूं तो ये एक अकेली तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। ये हमें एक इकोनॉमी की सीमाओं और उसके ट्रेड ऑफ को एक नज़र में दिखा देती है। तो इस कर्व को पढ़ें कैसे? बहुत आसान है। कर्व पर कोई भी पॉइंट जैसे बी या सी ये दिखाता है कि संसाधनों का पूरा और बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। कर्व के अंदर कोई पॉइंट जैसे एफ का मतलब है कि रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, शायद बेरोजगारी है। और कर्व के बाहर का कोई भी पॉइंट, वो फिलहाल के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या ये सीमाएं हमेशा के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। जब किसी देश को ज़्यादा संसाधन मिलते हैं या कोई नई बेहतर टेक्नोलॉजी आती है तो ये पूरा का पूरा कर्व बाहर की ओर खिसक जाता है। और जानते हैं ये क्या है? यही तो आर्थिक विकास है। जो कल नामुमकिन था वो आज मुमकिन हो गया। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं और ग्राफ का मतलब क्या निकलता है? आखिर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? तो इस पूरी चर्चा से जो बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, ये चुनाव के बारे में है। इसकी जड़ में है दुर्लभता की समस्या। हर चुनाव की एक कीमत होती है जिसे अवसर लागत कहते हैं, और पीपीसी जैसे मॉडल हमें इन मुश्किल ट्रेड ऑफ्स को समझने में मदद करते हैं, चाहे वो एक देश के लिए हो या हमारी अपनी जिंदगी के लिए। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। दुर्लभता हम सभी को चुनाव करने पर मजबूर करती है। तो अगला समझौता क्या होगा? हम सब अपने समय, अपने पैसे या अपने ध्यान का अगला सीमित हिस्सा कहाँ लगाएंगे? यही सवाल, यही असली अर्थशास्त्र है।